भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग शांति से बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए प्रेम से और आनंद से आज का आनंद लीजिएगा। भजमन नारायण 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 बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो वास्तु के ज्ञान में भारत को आगे ले जा रहे हैं और वास्तु ठीक करके आप अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान रखने वाले और ऐसा ज्ञान समाज में बांटने वाले आचार्य श्री पंकित गोयल जी। एक बार पंकित गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, आपका स्वागत है। पंकित भैया जी का बहुत बहुत स्वागत। विराजिए। ये पंकित गोयल जी हैं और आप वास्तु के विशेषज्ञ हैं। हम सबको वास्तु का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से घर बनवाते समय ध्यान रखना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें यदि घर बनाने से पहले हम ठीक कर लें, हमारा वास्तु ठीक हो तो ना हम बीमार पड़ेंगे, ना हम परेशान होंगे, ना हम कर्जे में जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका, पंकित भैया जी। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी कृपा महाराज। आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। बात करेंगे भैया से। आज आपका यहाँ पदार्पण हुआ, आपकी उपस्थिति से हम सबका ज्ञान बढ़ेगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे कि वास्तु के हिसाब से घर बनाना क्यों जरूरी है? महाराज जी, जैसे आप जो भी चीजें आपके आसपास हैं, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि 3 चीजें, आहार, विचार और व्यवहार, अगर किसी व्यक्ति का सही हो जाए तो उसका जीवन पलट जाता है। जैसे आप दुनिया का विचार सही कर रहे हैं अपने माध्यम से, तो हम दुनिया को जो उसका इन्वायरमेंट है उससे उसका व्यवहार परिवर्तित कर रहे हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में सबसे पहले कहीं वास्तु आया तो वो मंदिरों में आया। कि ऐसा क्यों होता है कि आपके घर के मंदिर में और एक सनातन परंपरा से बना हुआ मंदिर जो होता है वहां जाके इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पर वास्तुशास्त्र सबसे पहले आया। और इसी विद्या को जब आप अपने घर में सजा लेते हैं, रख लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आपका शरीर, आपका मनस, आपका जीवन सुखद होता चला जाता है। जैसा हम आपसे बात भी कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी हुई है, उस व्यक्ति के घर में ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में आपको शौचालय या रसोई घर मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा वास्तु है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे भारत में जो सोने की चिड़िया है और हुआ करती थी, उसमें वास्तुकला का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग था। तो हम सभी के घरों में जब वास्तु वापस आएगा तो धन भी होगा, सुख भी होगा, सेहत भी होगी और हम तंदुरुस्त भी होंगे। इसलिए वास्तु जरूरी है। वाह। देखिए, भैया जी का कहना है कि यदि ईशान कोण में, पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, यदि ईशान कोण में आपने वॉशरूम बनवा रखी है, टॉयलेट बनवा रखी है, तो आपको बीमारी होगी और बीमारी सामान्य नहीं, खतरनाक बीमारी होने की संभावना है। क्यों भैया जी? बिल्कुल। और मैं आप सभी लोगों को यह बात कहूंगा कि वास्तु में बाकी कुछ भी गलत हो, हाँ,
सिर्फ हमारा ईशान, जिसको देवतुल्य या देवताओं का घर कहा जाता है, वहां कोई वास्तु दोष ना हो, ना वहां शौचालय हो, ना वहां पर रसोई घर हो, और ना ही वहां पर लाल रंग हो। बस ये 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है, आपके जीवन में बीमारी कभी नहीं आएगी, ये मैं कहता हूं। लाल रंग भी ना हो? लाल रंग भी ना हो। लाल रंग क्यों? लाल रंग अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ईशान है वो हल्की पानी की दिशा है, और पानी और अग्नि आपस में बैर रखते हैं। तो वहां लाल रंग ना हो, नीला हो, हरा हो, या अगर लाल रखना भी है तो उसमें ऑरेंज कलर हो, संतरी कलर हो, भगवा रंग हो, ये सब चलेंगे, लाल रंग ना हो। ईशान कोण में? ईशान कोण में। ईशान कोण में यदि आपका कमरा भी है, रूम भी है, तो वो रूम का कलर लाल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये बात सही है कि वास्तु के हिसाब से रंग का भी डिसाइड होता है कि इस दिशा का ये कलर है, तो इस दिशा में ये कलर होगा तो आपका घर आपको लाभ देगा। कई बार आप देखते हैं कि किसी घर में जाके आप सुख समृद्धि से भर जाते हैं, और किसी घर में जाके आप परेशानियां उठाते हैं। तो ये उस भूमि का, उस घर की बनावट, डिजाइन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए? ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए? वॉशरूम नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? और रसोई घर नहीं होना चाहिए। भोजन ना बने वहां। भोजन वहां ना बने, अग्नि ना जले। अग्नि ना जले, इतना हमें जरूर ध्यान देना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। जो भी व्यक्ति यहां पर बीमार होगा, या जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, मैं अभी भी ये बात कह सकता हूं, उसके घर में ईशान में अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो शौचालय होगा ही होगा, अगर बड़ी बीमारी है तो रसोई घर होगा। क्या बीमारियां हो सकती हैं यदि ईशान कोण में शौचालय है तो? जैसे कैंसर। ज्यादातर शास्त्रार्थ, अगर शास्त्रों की बात देखी जाए तो जो भी उस वक्त पर ऐसी बीमारी जो किसी भी इंसान को परेशान करके और किसी भी तरीके से परेशान कर दे और शरीर को ज्यादा नुकसान दे दे, ऐसी बीमारियां आप कह सकते हो। जैसे पैरालिसिस हो गया, सडन डेथ होना, हार्ट अटैक होना, ये सब ईशान कोण में वास्तु दोष के कारण ही होगा। ठीक है। अब क्या नहीं होना चाहिए तो हमने सुना, क्या होना चाहिए? ईशान कोण में क्या होना चाहिए? ईशान कोण में अगर आपको बनाना है तो अपने घर का मेडिटेशन रूम या मंदिर, जहां पर बैठकर ध्यान किया जा सके, ईश्वर की प्राप्ति करी जा सके और ईश्वर को याद किया जा सके, चाहे वो आपका मंदिर हो या फिर वो आपका ध्यान कक्ष ही क्यों ना हो, या घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल 13 साल तक के बच्चे हैं, इनका कमरा हो जाए, और या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 प्लस हो चुके हैं, उनका कमरा हो जाए। इसके सिवा ईशान में और कुछ ना हो तो बेहतर। ईशान में केवल मंदिर हो, सबसे उत्तम क्या है? मंदिर। मंदिर। ईशान में मंदिर हो, और वहां वो ईशान ना, अच्छा वास्तु देवता जो है, तो वास्तु देवता का सिर होता है ना ईशान में? वास्तु देवता का सिर होता है ईशान में। जब वास्तु देवता पुरुष को आप अपने घर में लगाते हैं तो जो ब्रह्म स्थान होता है वहां उनकी नाभि, और जहां उनका सिर है वो ईशान कोण, और जहां उनके पैर हैं वो नैऋत्य कोण हुआ। तो ईशान में क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है, इसलिए उसमें हमें वास्तु दोष मान्य नहीं है, यानी कि वहां पर कोई भी वास्तु दोष होगा तो आपको समस्या आएगी। बाकी किसी भी दिशा में वास्तु दोष है, उसका आसान सा उपाय है। मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे जिन भी व्यक्तियों के जीवन में पैसे की समस्या है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा, तो उनके उत्तर दिशा 0 डिग्री नॉर्थ जिसको कहते हैं, वहां पर शौचालय होगा। जिसकी जॉब नहीं लग रही, जिसके ग्राहक नहीं आ रहा, जिसकी सेल नहीं हो रही, जो आर्थिक दृष्टि से परेशान है, तो उसकी शौचालय कहाँ होगी? उसके घर में उत्तर दिशा में शौचालय या रसोई घर होगा। उत्तर दिशा में शौचालय होने से, रसोई होने से आप 0 बैलेंस पे आके खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको इसका उपाय चाहिए तो बहुत ही सस्ता सा छोटा सा उपाय है, बिना तोड़ फोड़ के। अगर रसोई घर है तो चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर रख दो, बस। हरे रंग का पत्थर? कोई भी चूल्हे के साइज, मतलब कोई भी पत्थर में हरा कलर कर दे। हरा रंग कर दो। हरा रंग वायु का रंग है। हाँ। तो जब वो अग्नि की दिशा में, यानी कि जल की दिशा में अग्नि आई तो वायु उसको संतुलित कर देती। ठीक है। तो आपके जीवन में नए ग्राहक, नई अपॉर्चुनिटी, नया पैसा आने लगेगा। चलो ये तो चूल्हा हुआ तो हरा रंग कर दिया, लेकिन यदि वॉशरूम हुई तो? अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के 3 तरफ या 4 तरफ
एक नीले रंग की टेप या नीले रंग की कोई पट्टी लगा देने से उसका प्रभाव जीवन से चला जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि रसोई की दिशा सही क्या है? रसोई भोजन बनाने की जो सही दिशा है, कहाँ भोजन बनाया जाए? रसोई घर कहाँ होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया महाराज जी आपने। सबसे मुख्य रूप से जो भारत देश है, यहाँ पर जो सूरज है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट में रहता है हम सबके घरों में। इसलिए वास्तुशास्त्र में अग्नि कोण की दिशा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व कही जाती है। यहां हमारा रसोई घर होना चाहिए। अगर वहां रसोई घर होगा तो खाना बनेगा भी अच्छा, पचेगा भी अच्छा, और सबसे बड़ी बात है जिसके घर के अग्नि कोण में रसोई है उसको हेल्थ और वेल्थ दोनों की समस्या नहीं आती। दक्षिण पूरब का कोना, दक्षिण पूर्व के कोने में समझिएगा, दक्षिण पूरब का जो कोना है रसोई की सही जगह वो है। अच्छा, अब सबके यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि दक्षिण पूरब में ही रसोई बनाएं, तो दूसरा भी इसका विकल्प है। दूसरा विकल्प है पश्चिम दिशा, पश्चिम 0 डिग्री वेस्ट, पश्चिम दिशा। वहां पर भी आप अपना चूल्हा बना सकते हैं। और घबराने की बात यह नहीं है, कहीं पर और भी है तो उसका उपाय हो जाता है, और उपाय भी मैं आप सभी लोगों को दे ही रहा हूं। ईशान को छोड़कर अगर उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा में रसोई घर आ गया जो कि अच्छा नहीं है, तो वहां हरे रंग का पत्थर रख देने से या स्लैब को हरे रंग का करवा देने से उपाय हो जाएगा। और अग्नि का प्रभाव लेने के लिए अग्नि कोण में रसोई तो नहीं बन सकती हमारी, तो वहां लाल रंग का बल्ब लगा देने से अग्नि का प्रभाव आना भी शुरू हो जाएगा। तो वास्तुशास्त्र ये नहीं कहता कि सारी चीजों को तोड़ देना है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसका उपाय करके अपने जीवन को खूबसूरत बनाऊं। तोड़ फोड़ भी नहीं करनी है। तोड़ फोड़ नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, जो घर का मुखिया है, घर का मालिक, पति पत्नी, वो किस दिशा में सोएं? उनका कमरा कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम की सही दिशा है दक्षिण, साउथ, फिर पश्चिम यानी कि वेस्ट, एंड उसके बाद में नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। 3 दिशाएं सबसे ज्यादा अच्छी हैं, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। जहां पर जो भी घर का सिर्फ मकान जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है वो नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कार्यरत हो, एक्टिव हो, उसका कमरा इन 3 दिशाओं में होगा तो वो हमेशा अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए स्वस्थ रहेगा और मेहनत करेगा। सोते समय सिर किस दिशा में होना चाहिए पति पत्नी का? दक्षिण में या पश्चिम दिशा में अगर सिर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। सोते समय दक्षिण में या पश्चिम में अगर सिर रहेगा तो अच्छा रहेगा। पर सिर से ज्यादा जरूरी यह है कि बेड लगा कहां हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बेड को यानी कि अपने शयन कक्ष को गलत दिशा में बना लो, तो सिर इतना जरूरी नहीं है जितना बेड जहां लगा हुआ है ये जरूरी है। तो पहले आप सभी लोगों को यह ध्यान देना है कि दक्षिण में, पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में अपना बेड को लगाएं। फिर सिर कहीं पे भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन पश्चिम में या दक्षिण में कर लिया तो और भी अच्छा हो जाएगा। उत्तर में सिर कर सकते हैं? उत्तर में सिर उतना अच्छा नहीं है पर कुछ समस्या नहीं देता। पर उत्तर में तो सिर करके सोने का मना ही करते हैं, कहते मना करते हैं, मुर्दे का सिर होता है उस तरफ। हाँ, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा है। तो जब मुर्दे को लिटाया जाता है, जब वो नहीं उत्तर मुर्दे को लिटाया जाता है, उत्तर दिशा में रखेगा तो वो दक्षिण को देखेगा। उसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीव सोएगा उसको कोई समस्या आ जाएगी। नहीं, मैंने सुना है गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण है। उत्तर दिशा में नॉर्थ पोल होता है और दक्षिण में साउथ पोल होता है। तो ये हमारे मस्तिष्क के खिंचाव, ब्लड है ना, रक्त है, उसमें भी लोहे की मात्रा है ना। कैसे बनता है खून? भैया बताओ कैसे बनता है खून? में लोहा होता है कि नहीं? हमने चेक नहीं करवाया जी, है ना। कह रहा है हमने चेक नहीं करवाया लोहा होता है कि नहीं। सही है। अच्छा ये बताइए कि हमारा घर यदि दक्षिण मुखी है, माना कि किसी का प्लॉट दक्षिण मुखी है, हाँ, सामने दरवाजे के सामने दक्षिण दिशा है, हाँ, तो सुनने में आते हैं, लोग सुनते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर यदि किसी का घर है, हाँ, तो वो कुछ लोग अशुभ मानते हैं। क्या ये बात सही है? कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। ठीक है। ना दक्षिण, ना पूर्व, ना उत्तर, ना पश्चिम।
और ना ही कोई दिशा शुभ है। कहां पर क्या हो रहा है ये ध्यान देना है। अगर दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार अशुभ है तो हमारे भारत के अमिताभ बच्चन जो हैं उनका घर दक्षिण दिशा का है। ऐसा नहीं है कि कोई दिशा बुरी है, पद कहां पर है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में अगर प्रवेश द्वार आ गया नहीं, किसी का दक्षिण ही पूरा प्लॉट है तो कोई समस्या तो नहीं है। दक्षिण से पूरब की तरफ तो अगर द्वार होगा तो वो अच्छा है, द्वार होगा तो वो अच्छा है। दक्षिण से पश्चिम की तरफ द्वार होगा तो ये बुरा है। अच्छा, मतलब दक्षिण दिशा का प्लॉट आपका है। अच्छा, एक दिशा में कितने दरवाजे खोलने की परमिशन वास्तु देता है? 2, 8 दरवाजे खोले जा सकते हैं चारों दिशाओं में। एक दिशा में 2, उत्तर में 2 द्वार, पूर्व में 2 द्वार, दक्षिण में 2 द्वार और पश्चिम में 2 द्वार। अब ये जो द्वार हैं ये कैसे देखे जाते हैं? आम भाषा में क्या करना है, अपने घर का नक्शा बनाया, नक्शे में सेंटर जो लाइन होती है उसको ड्रॉ करके वहां एक स्वास्तिक को लगा दीजिए। अपने अपने घर का नक्शा बना के बीच में स्वास्तिक लगा दीजिए। जहां स्वास्तिक की बीच की लाइन आ रही है वहां आपका प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो ये 8 भाग में विभाजित हो जाएगा। उत्तर दिशा 8 में, पूर्व 8 में, दक्षिण 8 में और पश्चिम 8 में। मध्य के 2 द्वार, तीसरा और चौथा पद हर दिशा का अच्छा और दक्षिण का सर्वोत्तम है। अगर कोई ये कहे कि दक्षिण अच्छा नहीं है, दक्षिण का सर्वोत्तम है। सही है। दक्षिण के बारे में समाज में बड़ी अफवाह है। दक्षिण का द्वार यदि दक्षिण पूरब की ओर हल्का सा खिंचाव है, उसका पूर्व की ओर झुका हुआ दरवाजा है, तो वो दक्षिण दिशा का दरवाजा अति शुभ है। मेरे अपने गांव में, जो मेरा अपना गांव का भगवत कृपा से छोटा सा जो घर है वह भी दक्षिण मुखी है और उसको भी दक्षिण मुखी से हल्का सा हमने पूरब की ओर वो बनाया है। तो वो घर हम लोग आज भी वहाँ रहते हैं, हमारे बड़े भैया वहीं रहते हैं। कोरोना काल में मैं भी वहीं था, हमारा सब कुछ शादी विवाह उसी घर पे हुआ। तो वो घर बड़ा शुभ है दक्षिण मुखी। यदि सही जगह पर दरवाजा हो जाए, दक्षिण में भी प्लॉट है आपका, दक्षिण मुखी घर है, पर सही दिशा में दरवाजा हो जाए तो वो शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता। महाराज जी, होता क्या है कि हमारे सनातनी विद्याओं में जितना प्रचुर मात्रा में ज्ञान है, इसको लेकर सबसे पहले डरा दिया जाता है। हाँ, डराना नहीं है, कोई दिशा बुरी नहीं है, ना किसी दिशा में कोई चीज बनी हुई गलत है। आपको सिर्फ छोटे छोटे से उपाय करके या थोड़ा सा देखना है। ईशान को सुरक्षित रखो, किसी भी दिशा में प्रवेश द्वार अच्छा है, दक्षिण पश्चिम के मध्य में अच्छा नहीं है। बाकी आपका घर कैसा भी बना हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको कहे कि सिर्फ उत्तर मुखी ही अच्छा है, सिर्फ पूर्व मुखी ही अच्छा है, सिर्फ दक्षिण मुखी ही बुरा है, ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज के युवाओं को वास्तु से कैसे जोड़ सकते हैं? आज के युवा तो ये सब मानते ही नहीं है, बोले क्या है, सब बकवास समझते हैं वो। आज का जो युवा है वो साइंटिफिक भाषा जानना चाहता है, ठीक है, कि वास्तु आखिर साइंटिफिक कैसे है। तो महाराज जी, एक साइंस ने एक प्रैक्टिकल किया जिसको कहते हैं ईश्वरीय पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, कि अगर एक पार्टिकल लाइट का बिंदु कहीं से जा रहा है और उसको जब कोई देखता है तो वो अपनी हरकत को चेंज कर लेता है, और जब उसको कोई नहीं देखता तो वो अपनी हरकत को अलग तरीके से रखता है। तो साइंस ये बात कहती है कि जो भी चीज को आप देखते हो उसका असर आपके ऊपर है। और हमारा सनातनी शास्त्र ये बात हमेशा से कहता आया है कि हर चीज जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इसका एक प्रभाव आपके ऊपर है। तो उन्हीं की भाषा में मैं ये बात कह देता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आई है, वो इसको इंग्लिश में बोल दोगे तो जेंजी मानने लग जाएगा। अगर मैं जीन्स पहन के बोलूंगा, कोट पहन के बोलूंगा तो वो मानने लगेंगे। अगर हम शॉल ओढ़ के पहनेंगे तो वो नहीं मानेगा। भाषा उनकी होगी पर विचार हमारे होंगे जी। मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, आप भी, हम सब लोग शिवलिंग की पूजा करते आए। बिल्कुल। शिवलिंग, हम सभी को क्या कहा गया कि शिवलिंग किसी एक प्रभु का, ईश्वर का लिंग है। संस्कृत में लिंग शब्द का मतलब है स्वरूप, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ, 3 लिंग बताए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो शिव लिंग का मतलब है शिव जी का स्वरूप, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। अब इस बात को मैंने, जब मैं मंदिरों में गया
तो मैंने एक बात को देखा कि जब शिव जी की संपूर्ण प्रतिमा लगी होती है तो वो नाग कहां पर पहनते हैं? गले में। और जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो उनके नाग पहना होता है। तो इसका मतलब कुछ तो और बात कही जा रही है। तो मैंने एक हमारे मित्र सर्जन है, उनके पास बैठा, मैंने कहा ऐसा शरीर का कौन सा पार्ट है, भाग है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा कि आपके ब्रेन को यानी कि माइंड को और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाला एक मेड्यूला होता है जिसको बाधा नहीं जाता, इसलिए जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी परिक्रमा पूरी नहीं करते, अर्ध परिक्रमा होती है। और वही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे यहां जिसको हम बांधते नहीं। और जब मैंने उसकी तस्वीर निकाली, आप सभी लोग निकालिएगा, मेड्यूला कहते हैं उसको, उसकी तस्वीर हूबहू हमारे शिवलिंग जैसी है। यह वास्तुशास्त्र है, यह सनातनी विज्ञान है जो हमें यह कहता है कि शिवजी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देने मात्र से एक व्यक्ति विशेष डिप्रेशन से दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जब हमारे मंदिर बने, वो बने इसलिए ताकि एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से दूर हो जाए। अगर वो डिप्रेशन में है तो शिवजी के मंदिर चला जाए, अगर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता तो वो गणेश जी के मंदिर चला जाए, अगर उसकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है तो भगवान श्री राम के मंदिर चला जाए। ऐसे वास्तुशास्त्र का गठन हुआ जिससे हम सभी की समस्याएं दूर होती रही। सही है। अच्छा, आजकल ना जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, इन बड़े बड़े महानगरों में क्या है कि जगह छोटी सी है, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। तो वहाँ पर समस्याएं क्या होती हैं, रसोई के ठीक बगल में वॉशरूम, टॉयलेट होती है। तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है कि गलत है? रसोई के साथ में अगर एक ही दीवार पर चूल्हा और शौचालय यानी टॉयलेट सीट है तो वो गलत है। अगर दीवार एक नहीं है, मतलब चूल्हा इधर की दीवार पर है और टॉयलेट सीट दूसरी दीवार पर है, सीट अलग दीवार पर, फिर आप बच जाओगे। लेकिन दीवार एक है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। दीवार कभी एक ना हो और साथ में ना बने तो और भी सुखद है, पर फिर भी बनते हैं तो छोटे छोटे से उपाय, बीच में किसी चीज को एक अलग दीवार बना दीजिए या किसी भी तरीके से ऐसा कर लें कि दोनों की दीवारें अलग हो जाएं, तो फिर आपको समस्या 1-2 इंच की दूरी हो जाए, 1-2 इंच की दूरी हो जाए। सही है। समस्या है तो समाधान भी है। पहले ये जानो कि समस्या क्या है, फिर समाधान तो मिल ही जाएगा। सही है। अच्छा, ये बताइए कि घर में जैसे आजकल टैंक बनाते हैं पानी का, तो घर में प्लॉट के किस हिस्से में, किस दिशा में गड्ढा होना चाहिए टैंक का पानी? ठीक है, उत्तर दिशा, हाँ, ईशान या पूर्व दिशा। उत्तर से लेकर पूर्व दिशा में बोरिंग या फिर नीचे जो पानी हम बनाते हैं, धरती के नीचे वाला पानी, हाँ, वो उस दिशा में होगा। और धरती के ऊपर वाला पानी, टंकी, वो दक्षिण या पश्चिम में होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वास्तु में ये भी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं कि पानी रखने की दिशा अगर उत्तर दिशा कही गई तो ऊपर जो टंकी रखी जाती है वो भी उत्तर में रख देते हैं। ऊपर जो टंकी है वो हमेशा दक्षिण में आएगी और नीचे जो टंकी है जमीन के नीचे वो उत्तर में आएगी, उत्तर से पूर्व दिशा। सही है। अच्छा, जैसे आजकल शहरों में मल्टियों में लोग रहते हैं, ऊपर फर्स्ट माले में कोई, सेकंड माले में कोई, थर्ड माले में कोई, और माला भी ऐसा बना होता बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कि जैसे ये पूरा हिस्सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हाँ। तो वो ये कंफ्यूज है कि भाई हम दिशा कौन सी माने? जितना निर्धारित एरिया आपका है, जिसको रात को मैं ताला लगाकर सोता हूं, ठीक है, सिर्फ उतने में ही आपको अपना वास्तु देखना है। जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है, वहां पे देख लो कि पूरब क्या है, वहां पश्चिम क्या है, वहां उत्तर क्या है। घर के सेंटर में जाओ, ब्रह्मस्थान में जाओ, हाथ में कंपास निकालो। आप सभी के फोन में आजकल हाँ। कंपास है, उसको निकालो और ये देख लो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम। अभी मुझे पीछे एक भाई मिले, जब मैं बात कर रहा था कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय होने से बीमारी होती है, तो आश्रम से ही रहे होंगे। उन्होंने बोला कि भैया मेरे भी मदर को ऐसा हुआ और मैंने अभी देखा तो मेरे उत्तर पूर्व के अंदर शौचालय पाया गया। अभी मेरे को पीछे कोई कह रहा था जी। तो अभी जब आपको कैसे देखना है, जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है उसके सेंटर में जाकर खड़े हो गए और वहां कंपास निकाला। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम चारों दिशाएं आ जाएंगी।
कौन सी दिशा में क्या है उसको अंकित कीजिए और उपाय कीजिए। अच्छा, सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए? घर बनाते हैं लोग तो सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए? दक्षिण और पश्चिम में सर्वोत्तम है। अगर आपके घर की सीढ़ियां दक्षिण में यानी साउथ या पश्चिम यानी वेस्ट में है तो सर्वोत्तम है। उत्तर पश्चिम में भी सीढ़ियां सही हैं। सिर्फ ईशान में अगर सीढ़ियां ना हो तो अच्छा। ईशान हल्का है तो वहां कोई भी दोष ना हो तो अच्छा। सीढ़ियां बाकी पूर्व में भी हो उत्तर में भी हो तो कोई समस्या नहीं है। सर्वोत्तम है दक्षिण या पश्चिम में। ठीक है, सबसे अच्छी सीढ़ियां हैं सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम। दक्षिण या पश्चिम में। भार वहां हो चरणों में वास्तु देवता के चरणों में भार हो तो सबसे अच्छा महाराज। देखो, इसका एक विज्ञान है। वास्तु देवता का सिर है ईशान, और जब सिर ईशान में होगा किसी का तो पांव कहाँ होंगे? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में अपने आप चले जाएंगे। तो आप देखिए कि आप कई बार जब थक जाते हो तो अपने बच्चों से कहते हो, बच्चा जरा मेरे पाँव में खड़े हो जाओ। तो बच्चे पाँव में खड़े होते हैं, पर बच्चे आपके सिर पे खड़े नहीं होते। यदि सिर पे कोई पाँव रख दे तो आप चिल्ला पड़ोगे। तो वास्तु देवता के सिर पे वजन नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे स्टोर रूम आप बनाते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं जहाँ कबाड़ अबाड़ रखते हैं, वो रूम कहाँ होना चाहिए? ईशान सिर है तो सिर बिल्कुल खाली हो हमारा, ठीक है। हाँ, जितना वजनी सामान, इसलिए सीढ़ियाँ में वजन होता है। सीढ़ियाँ वजनी होती है ना, तो सीढ़ियाँ भी दक्षिण पश्चिम में जाएंगी, ईशान खाली रहेगा, क्योंकि ईशान सिर है और पाँव है दक्षिण पश्चिम। तो उस तरफ जितना भार देना है पाँव की तरफ दीजिए, पाँव की तरफ। और एक और ब्रह्म स्थान, पेट, नाभि केंद्र आपके घर का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। वहां सीढ़ियां, गड्ढा, लिफ्ट, पिट, पिल्लर। आप महाराज जी, हम मुंबई गए किसी का वास्तु करने, तो एक व्यक्ति विशेष ने वहां पूरी बिल्डिंग बना दी है कहकर कि ये वास्तु इसमें देखा गया है। और जब हमने उनका जाकर बिल्डिंग का निरीक्षण किया तो सेंटर में यानी कि बिल्कुल जो नाभि केंद्र है, यहां उन्होंने लिफ्ट और सीढ़ियों का केंद्र बना दिया। अब जो व्यक्ति उस घर में रहने आएगा उसको समस्या होगी। इसलिए छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर आप समय रहते ध्यान दे दें, हर व्यक्ति समय रहते ध्यान दे दे, तो जिंदगी क्या होगी वो खुद भी। जो घर का सेंटर है ना, जब घर बनवाइएगा तो इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो भी हों, आजकल ना होना क्या चाहिए, सभी आर्किटेक्ट इंजीनियरों को वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। यदि आर्किटेक्ट इंजीनियरों को ज्ञान हो गया तो सारी समस्या ही ठीक हो जाएगी। लेकिन आज समस्या क्या है कि इन लोगों को ही वास्तु का, बहुत लोगों को ज्ञान, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। अब जैसे देखो जी, जैसे ये हम हॉल में बैठे हैं ना, तो इस हॉल का जो केंद्र क्या है, ये केंद्र वो है, ये सेंटर, बीच, ये सेंटर है। अब वहाँ पे ना कॉलम नहीं है, कॉलम अगल बगल है। सेंटर में यदि कॉलम हम डाल देते ना तो वास्तु दोष खड़ा हो जाता। सेंटर स्थान नाभि होता है, वास्तु देवता की नाभि। जैसे हमारा शरीर का सेंटर क्या है? नाभि। ऐसे वास्तु का भी सेंटर नाभि है, और ये घर का बीच सेंटर वो खुला हो। पहले के लोग घर के बीच में आंगन रखते थे। पुराने जमाने का घर देखा आपने? आंगन होता था। उसमें एक मतभेद है। जो वास्तुशास्त्र हम देखते आए हैं और जो वास्तुशास्त्र प्रचलित था, उनमें थोड़ा सा विभाजन है, अलग अलग बातें। वास्तुशास्त्र जो बना वो मंदिरों के लिए बना। सबसे पहले मंदिर में जो सेंटर है नाभि, वो सबसे ऊंची होती, ठीक है, ब्रह्म स्थान जिसको आप कहते हैं। और वास्तुशास्त्र जब बना वो एक बच्चे को मानते हुए बना। जब बच्चा जब पैदा होता है उसको लिटा दिया जाता है, तो सबसे ऊंचा केंद्र अगर कोई चीज है उसका, तो उसका नाभि रहेगा। तो वो आंगन खुला करना, ये हमारे भारत में षड्यंत्र रचा गया कि आंगन को ओपन टू स्काई कर दो। सेंटर से नहीं था, वो ईशान की तरफ ओपन रखने का बात थी, जिसको सेंटर में करवा दिया गया। और इसीलिए हम सबको समस्याएं आई। हमारे भारत में राजा हुए, हर राजा ने जो अपना किला बनाया, उस किले में सेंटर सबसे ऊंचा रखा। और वो सेंटर ऊंचा रखना, खंडित ना होना, जैसे पिट ना होना, गड्ढा ना होना, लिफ्ट ना होना, स्टेयर्स ना होना,
शौचालय ना होना, रसोई ना होना, ये जरूरी है। लेकिन सेंटर ओपन भी नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुला हुआ है इसका मतलब हमने वहां पर चीड़-फाड़ कर दी है, वास्तु पुरुष का जो पेट है उसको काट दिया है। और अगर सेंटर हमेशा ओपन रहता है तो 10वें से 11वें साल उस घर में कोई ना कोई बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो उसको अगर रखना है ओपन यानी कि खुला, तो उत्तर दिशा की तरफ खिसका हुआ हो तो वो ओपन अच्छा है, या पूर्व में ओपन हो तो वो अच्छा है। सेंटर ओपन ना, पूरब ओपन हो, पूर्व ओपन हो, उत्तर ओपन हो, दक्षिण पश्चिम भरा हुआ हो, बंद हो, और सेंटर भी बंद हो। और पुराने जमाने में क्या होता था कि जो सेंटर हम देख रहे हैं, एक हमारा टॉयलेट कहीं और बना होता था घर के बाहर जाकर, रसोई हमने पीछे बना रखी होती थी, फिर पशुओं का था, फिर जो लोग हमारे घर में रहने आते थे उनके साइड में कमरे होते थे, तो उसका सेंटर वो होता ही नहीं था जो हमने समझ लिया, इसलिए सुरक्षित रहे। पर जिसने भी अपने घर के बिल्कुल केंद्र बिंदु में ये बनाया, वहां समस्या देखने को मिलती। तो ब्रह्म स्थान को सेव रखना जरूरी है। ठीक है। तो ये भ्रांतियां समय काल खंड के साथ साथ शिफ्ट होती गई, पूरब से उत्तर से सेंटर में पहुंच गई, सेंटर में पहुंच गई। उसका भी कारण है, कोई भी व्यक्ति, हमारे सनातन में इतना भरपूर ज्ञान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं सारा ज्ञान वैसे ही प्रचुर मात्रा में दे दूं, इसलिए ये भ्रांतियां और आपके जीवन में समस्याओं का कारक बनती चली गई। पर हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, उससे बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं ये बात भी कहता हूं, हमारा एक कोर्स हमने YouTube पे वैसे ही डाल रखा है, जिसमें पूरा सिर्फ 24 घंटे अगर कोई देखेगा वो अपने घर का वास्तु खुद से कर लेगा, उसको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा किया आपने। अच्छा ये बताइए, आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इनको भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। एक वास्तु तो है माँ बाप का हाथ, जो भारत में अभी तो करा ही जा सकता है। बिल्कुल। हम पीछे दुबई गए तो जिसके यहाँ मैं बैठा था उनका बच्चा बहुत शैतान था, वो इतना शैतान था कि उसने मेरे साथ शैतानी करनी शुरू कर दी। तो मेरा तो मन किया कि मैं तुरंत प्रभाव से, हमारे तो भारत में हमने यही देखा है कि पड़ोसी भी मार के चले जाते थे, माँ बाप खुद के तो क्या। तो जैसे ही मैंने कुछ करना शुरू किया तो उसके माँ बाप बोलते कि भाई साहब ध्यान रखना, यहां केस हो जाता है। तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये बात दुनिया तक पहुंचनी जरूरी है कि पारिवारिक सदस्य सब खुश रहें और बच्चे हमेशा माँ बाप की आज्ञा करते रहें। इसलिए नृत्य यानी दक्षिण पश्चिम में कोई वास्तु दोष ना हो, और वहां पर अपने परिवार की तस्वीर जरूर लगाएं बच्चों के साथ। दूसरा, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान श्री राम से प्रेरित हों, तो जो भी तस्वीर आप ईशान कोण में लगाएंगे वैसी बुद्धि घर के बच्चों की होती चली जाएगी। तो ईशान में अगर हम भगवान श्री राम की, भगवान श्री लक्ष्मण की और सीता मैया की तस्वीर लगा देंगे तो वैसा आचरण बच्चों में आने के कारण वो सही रास्ते को प्राप्त होंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, घर में किसी हीरो की फोटो लगाते हैं, या घर में कुछ पदार्थ रखते हैं जो कि नहीं रखने चाहिए, स्पीकर रखेंगे जिसके अंदर भजन की जगह गाने चलेंगे, तो वो अपने आप से वैसा होगा। इस बारे में मेरा एक अन्यथा विचार भी है वास्तु के सिवा। आजकल जब शादी होती है तो सबसे कम पैसा पंडित जी को देकर ये कह देते हैं कि जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, और फिर बाद में कहेंगे कि शादी टूट क्यों जाती है। सही है। हमारे जो 7 फेरे बने, जो रिवाज बने, वो बने ही इसलिए ताकि जिंदगी अच्छी चल सके। तो सारे रीति रिवाज अगर ध्यान रखा जाए, बच्चे जब पैदा हुए तब उन पे ध्यान रखा जाए, उनका नामकरण किया जाए, तो हर चीज आपके जीवन में समस्या से मुक्त होगी, युक्त नहीं होगी। पर हम खुद अपनी समस्याओं को पैदा करते आए। बिल्कुल। और वही सबसे बड़ा कारण है, अपने आहार, विचार और व्यवहार को खराब करते आए हैं। जैसे ही हम वास्तु सही करेंगे, अपनी तस्वीर पूरी फैमिली की दक्षिण पश्चिम में और भगवान श्री राम की तस्वीर ईशान में लगा लेंगे, तो आप निरंतर ये बात पाएंगे कि अगले 21 से 30 दिनों के अंदर आपके बच्चों में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वास्तु का कोई भी उपाय 30 दिनों के अंदर यह साबित कर देता है कि पहले से जीवन सुधर गया, मात्र 30 दिन। सही है।